ओलिगोपोली के जो हमें पता होने चाहिए, दैट हैज़ ऑलरेडी बीन कवर्ड. सो टुडे लेक्चर वुड बी ऑन द प्राइस रिजिडिटी मॉडल. प्राइस रिजिडिटी मॉडल के अंदर क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं. 2001 में स्वीजीज किंग डिमांड कर्व पे क्वेश्चन आया था, जिसको हम प्राइस रिजिडिटी मॉडल को किंग डिमांड कर्व भी बोलते हैं. तो उस पर क्वेश्चन आया था 2001 के अंदर, जिसके अंदर पूछा एक्सप्लेन करो ओलिगोपोली क्या होता है. ये मैंने ऑलरेडी हैव कवर्ड. ओलिगोपोली क्या होता है, ओलिगी और पोलीन का बताया था. फिर उसके बाद ये बताया था कि ओलिगोपोली का मतलब क्या होता है. फ्यू फॉर्म्स होती हैं, पर एक से ज़्यादा होती हैं. एक नहीं होती, एक से ज़्यादा होती हैं, बट इतनी भी ज़्यादा नहीं होती. जैसे हमने सीमेंट का देखा, स्टील इंडस्ट्री का देखा, ऑटोमोबाइल सेक्टर का देखा. आप इसके एग्जांपल्स कोट कर सकते हो. फिर हमने उसके फीचर्स पढ़े थे कि फ्यू फॉर्म्स होती हैं, और उसमें हमारा प्रोडक्ट जो है वो डिफ्रेंशिएटेड भी होता है, होमोजीनियस भी होता है. फिर हमने उसके पढ़े थे कि डिमांड कर्व कैसा होता है. हमारा डिमांड कर्व इनडिटर्मिनेंट होता है, प्राइस रिजिडिटी रहती है, इंटरडिपेंडेंसी होती है फॉर्म्स की. वो सारी चीज़ें आप डाल सकते हो ओलिगोपोली की एक्सप्लेनेशन के अंदर. आज जो पढ़ेंगे दैट इज स्पेसिफिकली जो हमारा क्वेश्चन आया हुआ है किंग डिमांड कर्व के ऊपर. 2005 के अंदर भी क्वेश्चन आया ओलिगोपोली का मतलब बताइए. फिर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट बताइए. ओलिगोपोलिस्ट में फेस हमारा किंग डिमांड कर्व को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. सो ये क्वेश्चन आज हम करेंगे. सो किंग डिमांड कर्व जो था वो हमें किसने दिया था, पॉल सुजी ने दिया था. किसने दिया था, पॉल सुजी ने दिया था. और ये एक ऑपरेशनल टूल है जिससे हम डिटर्मिन करते हैं इक्विलिब्रियम ओलिगोपोली मार्केट के अंदर. ठीक है. सो इसके अंदर जो हमारा जो डिमांड कर्व होता है, ये डिमांड कर्व है. आपको वैसे नॉर्मली पता ही है कि कैसा होता है, ऐसे होता है. और इसके नीचे जो बाइसेक्ट करता है वो हमारा एमआर कर्व होता है. तो इसके अंदर जो हमारा पॉल सीजी ने दिया था, उन्होंने बताया था कि जो डिमांड कर्व है उसमें किंक बनता है. और इसके अंदर फॉलोइंग एक पैटर्न देखा जाता है कि प्राइस अगर कोई फर्म कम करेगी तो दूसरे फॉलो करेंगे. अगर एक फर्म इंक्रीज करेगी तो दूसरे नहीं फॉलो करेंगे. तो ये बिहेवियर पैटर्न जो था, इसकी वजह से ये किंक होता है. सो अगर रीज़न आ जाए कि क्यों किंक होता है, ये इसलिए किंक होता है क्योंकि अगर एक फर्म प्राइस रिड्यूस करेगी तो दूसरे भी फॉलो करेंगे. अगर एक फर्म इंक्रीज करेगी प्राइस तो दूसरे फॉलो नहीं करेंगे. ये जो मैंने पीपीटी में लिखा है इसे घोट के पी लीजिए. मैंने अपने रजिस्टर से एज इट इज़ इसे लिख दिया है इसमें. एंड हैंड राइटिंग में थोड़ा इशू आता है, तो सो आई थॉट टू मेक अ पीपीटी. ठीक है. सो पहले आप नाम लिखेंगे कि क्या होता है, पॉल सुजी ने दिया था. फिर उसके बाद आपको लिखना है किंक के बारे में. किंक क्यों बनता है डिमांड कर्व के ऊपर. किंक इसलिए बनता है क्योंकि अगर प्राइस एक फर्म रिड्यूस करेगी तो कॉम्पिटिटर्स फॉलो करेंगे, अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो कॉम्पिटिटर्स फॉलो नहीं करेंगे. तो ऊपर वाला सेगमेंट जो होता है डिमांड कर्व का, वो उसके अंदर प्राइस इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है. प्राइस इलास्टिसिटी ज़्यादा मतलब क्या होता है, इलास्टिसिटी से क्या समझते हो. इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि रिस्पॉन्सिवनेस क्वांटिटी डिमांड की ड्यू टू चेंज इन प्राइस. हम यही करते हैं ना, डी क्यू बाई डी पी इंटू पी बाई क्यू. यही तो होता है इलास्टिसिटी. मतलब क्वांटिटी में क्या चेंज आ रहा है प्राइस की वजह से. तो अगर प्राइस हाई इलास्टिसिटी है, मतलब अगर हल्का सा भी प्राइस नीचे हुआ तो इसकी वजह से जो ऊपर वाला सेगमेंट होता है उसकी प्राइस इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है. लोअर सेगमेंट की प्राइस इलास्टिसिटी होती है कम, जिसकी वजह से थोड़ा फ्लैटर होता है. ऊपर वाला फ्लैटर होता है, नीचे वाला थोड़ा स्टीपर होता है. और जो हमारा एमआर कर्व है उसके अंदर ये पहले ऐसे होता है, फिर उसके बाद ऐसे आ जाता है, क्योंकि ऊपर एक ये जो डिमांड कर्व है यहाँ से इंटरसेक्ट करता हो. अगर इसको आप ऊपर एक्सटेंड कर दो, उसमें से एमआर कर्व निकालोगे तो ये एमआर कर्व आएगा. और इसका तो बाइसेक्ट कर दिया यहाँ से, तो इसका एमआर कर्व ये हो गया. इसका एमआर कर्व यहाँ ऊपर से अगर आप ले जाओ और फिर वहाँ से ड्रॉ करो तो एमआर कर्व ऐसा दिखेगा आपको, जिसकी वजह से बीच में एक डिसकंटिन्यूस रेंज आ जाती है. जहाँ से हमारा एमसी अगर जाता है तो उसका क्या होता है. तो यही बता रखा है कि एमआर, पहले आपको डिमांड कर्व के बारे में बताना है. डिमांड कर्व का बता दिया. डिमांड कर्व में बताओगे कि ऊपर वाला थोड़ा फ्लैटर होता है, नीचे वाला क्या होता है हमारा स्टीपर होता है. और दिया किसने था, पॉल सुजी ने दिया था. फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे कि हमारा एमआर कर्व जो है ऊपर वाला क्या होता है ऐसे तरीके का होता है, फिर एक डिसकंटिन्यूस रेंज आती है, फिर ऐसा होता है.
ये हमारा फ्लैटर के अकॉर्डिंग MR कर्व है, ये स्टीपर के अकॉर्डिंग ऊपर इसको एक्सटेंड करके नीचे से ऐसे लाओगे तो MR कर्व ऐसे बनेगा। तो इसके बीच में एक डिसकंटिन्यूस सी रेंज होती है, ये बताना है। फिर उसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू कर्व के 2 सेगमेंट होते हैं, हमने देख लिया, और बीच में सेपरेट किससे होता है, डिसकंटिन्यूस रेंज से। जो एक्सटेंट होता है डिसकंटिन्यूस रेंज का वो डिपेंड करता है इलास्टिसिटी, ऊपर वाली सेगमेंट की डिमांड कर्व की और नीचे वाली सेगमेंट डिमांड कर्व की, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ये वाला सेगमेंट है उसके ऊपर हमारा MR कर्व डिपेंड करे, नीचे वाली सेगमेंट अगर ऊपर से एक्सटेंड कर दे तो उसका एक MR कर्व ड्रॉ करेंगे तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिफरेंस इन इलास्टिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, अपर और लोअर सेगमेंट के ऊपर। तो जो इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम हम डिफाइन करते हैं एज अ पॉइंट ऑफ किंक विच इज बिकॉज ऑफ द लेफ्ट ऑफ MR, मतलब ये हम बेसिकली ये बता रखा है कि अगर MR के, ये इसका MR का राइट है, ये MR का लेफ्ट है, अगर MR के लेफ्ट में अगर कोई पॉइंट है तो फर्म को प्रॉफिट होगा अगर वो इंक्रीज करेंगे अपने आउटपुट को, और यहाँ पर हमारा MC ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे देखो MC कम है, रेवेन्यू ज़्यादा है, तो आउटपुट इंक्रीज करने का इंसेंटिव है। बाद में हमारा MC ज़्यादा है और MR है कम, तो यहाँ पे आउटपुट डिक्रीज करने का फ़ायदा है। सो यही लिखा है यहाँ पे कि जो इक्विलिब्रियम है वो डिटर्मिन होता है किंक के ऊपर। जहाँ पर ये किंक आ रहा है वहाँ पर हमारा कहीं इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि लेफ्ट में MR ज़्यादा है MC से, आपको दिख ही रहा है MR ज़्यादा है MC कम है, MC नीचे है MR ज़्यादा है, तो यहाँ पे आउटपुट बढ़ाने का फ़ायदा है, प्रॉफिटेबल है फर्म को टू इंक्रीज आउटपुट। वाइल टू द राइट, और अगर राइट की तरफ देखें इस साइड, यहाँ पे हमारा MC ज़्यादा और MR है कम, मतलब रेवेन्यू कम है, कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, तो कोई इट इज़ नॉट प्रॉफिटेबल, क्योंकि फर्म जो इस केस में आउटपुट उसके बाद वो रिड्यूस करेगी। सो इट इज़ नॉट प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल नहीं है, इट इज़ प्रॉफिटेबल नहीं लिखना, इट इज़ नॉट प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल नहीं है। यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हो, इट इज़ नॉट प्रॉफिटेबल, क्योंकि उस टाइम आउटपुट घटाएंगे क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा है। तो प्रॉफिट गेट मैक्सिमाइज कहाँ पे होता है, जहाँ पर किंक होता है वहाँ पे हमारा प्रॉफिट होता है मैक्सिमाइज। ठीक है, सो ऑल्सो हमें नोट करना चाहिए कि जो रेंज है, देर इज़ अ रेंज थ्रू विच हमारा मार्जिनल कॉस्ट में वेरी एंड चेंज विदाउट अफेक्टिंग द प्राइस, और प्राइस को अफेक्ट करे बगैर MC जो है अगर यहाँ से कहीं से भी चला जाए वहाँ पे प्राइस पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो यही लिखा हुआ है दैट देर इज़ अ रेंज थ्रू विच, जहाँ पर हमारा MC में वेरी, MC कहीं भी वेरी कर सकते हो, और चेंज विदाउट अफेक्टिंग प्राइस। यहाँ पे MC ऊपर हो जाए नीचे हो जाए, इस रेंज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा प्राइस के ऊपर। सो यही चीज़ बता रखी है। नेक्स्ट, अब हमें नोट करना चाहिए कि इफ़ देर इज़ चेंज इन कॉस्ट ऑफ फर्म, अगर कॉस्ट ऑफ फर्म के अंदर चेंज हो जाए, इफ़ देर इज़ चेंज इन कॉस्ट ऑफ फर्म, तो सच एज इम्पोजिशन ऑफ सेल्स टैक्स लग जाए, तो पॉइंट ऑफ किंक जो है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये कर्व्स भी ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब कर्व्स ऊपर शिफ्ट होंगे तो किंक भी थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सो यही बता रखा है कि अगर कोई सेल्स टैक्स लग जाए, कोई इम्पोजिशन हो जाए टैक्स की, तो ये किंक जो है ऊपर की साइड शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से सारी फर्म्स जो है कलेक्टिवली ज़्यादा प्राइस चार्ज करती हैं। अब इस मॉडल की लिमिटेशंस बता रखी हैं, आप अगर मॉडल लिख रहे हो तो लिमिटेशंस तो लिखनी ज़रूरी हैं, और 2 लिमिटेशंस है, इतना तो याद कर ही सकते हो। पहली लिमिटेशन यह है कि मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन प्राइस, मॉडल जो है एक्सप्लेन नहीं करता प्राइस और आउटपुट डिसीजन ऑफ द फर्म कि कहाँ पर डिटर्मिन होना चाहिए। जैसे हम बोलते थे MR MC जहाँ मीट करेगा वहाँ पे डिमांड कर्व में ऊपर जाके प्राइस सेट कर देंगे, तो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताता कहाँ पर हमें प्राइस और आउटपुट का डिसीजन लेना चाहिए। डज नॉट एक्सप्लेन द लेवल एट विच प्राइस विल बी सेट इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज, जहाँ पर हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाएगा, ऐसा हमें प्राइस और क्वांटिटी नहीं पता चल पाता है इस मॉडल के अंदर, जो कि इसकी लिमिटेशन है। विच क्योंकि सिर्फ रिजिडिटी ऑफ प्राइस के बारे में ही बताता है, रिजिडिटी प्राइस के बारे में बताता है, आउटपुट और प्राइस जहाँ पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा वो नहीं बताता। सेकंड, इट इज़ नॉट अ थ्योरी ऑफ प्राइजिंग, ये प्राइजिंग की थ्योरी नहीं है, बट इट इज़ अ टूल ऑफ एक्सप्लेनिंग वाई प्राइस वंस डिटर्मिन टेंड टू रिमेन फिक्स्ड। मतलब बोल रहे हैं प्राइजिंग की थ्योरी नहीं है, बट इट इज़ अ टूल फॉर एक्सप्लेनिंग, जिसमें हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वाई प्राइस वंस की प्राइस कैसे डिटर्मिन करता था,
प्राइस वंस डिटर्मिन्ड टेंड्स टू रिमेन फिक्स, कि वहाँ पे प्राइस जो है वो फिक्स रहता है. इट इज़ नॉट अ थ्योरी ऑफ प्राइसिंग. प्राइसिंग की थ्योरी नहीं है, बट इट इज़ अ टूल. ये एक ऐसा हथियार है फॉर एक्सप्लेनिंग, जिसमें हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वाई प्राइस वंस डिटर्मिन टेंड्स टू रिमेन फिक्स, जहाँ पे हमारा प्राइस जो है फिक्स रहता है. सो दीज आर द टू लिमिटेशंस. आई होप आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट जो मैं कवर करूँगी वो है कुर्नो मॉडल. उसके भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आई विल शो यू जो आ रखे हैं, एंड देन वील रीड कुर्नो मॉडल. उसके ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स आते हैं जो कि हम कवर करेंगे. न्यूमेरिकल्स का आई विल जस्ट प्रिपेयर ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स, and then I'll explain all those things. So yeah, stay tuned for that. Thanks for watching.